Hello, everyone. Welcome back in my channel. This is Sachin Sirohi, and today I will discuss about the top 50 data analyst interview questions. आज की इस वीडियो में डेटा एनालिस्ट बनने के लिए मैं बहुत बेहतरीन 50 इंटरव्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एमएनसी कंपनी में जॉब्स पाने के सपनों को साकार करने में आपकी मदद करेंगे। और साथ के साथ इंटरव्यू स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमें करनी चाहिए, किस तरीके से हमें वो स्किल्स अपडेट करने चाहिए, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगी। और प्लस जो अपने प्रॉपर एक कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, सो उनको और किन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए, वो भी आज आपको इस वीडियो में सुपर फास्ट वीडियो में आज आपको देखने के लिए मिलेगा। और बहुत ही सही तरीके से मैं वो टॉप 50 क्वेश्चन चुनकर लाया हूं, जो कि एमएनसी कंपनी में ज्यादातर पूछे ही जाते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में जिसका सपना है कि मुझे एक प्रोमिनेंट कंपनी में जाना है, तो उसके लिए ये कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि उसको काफी ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में डेटा एनालिस्ट टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? कि डेटा एनालिटिक्स क्या है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि डेटा एनालिटिक्स आपने कोर्स किया है या डेटा साइंटिस्ट आपने कोर्स किया है? और तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? तो डेटा एनालिटिक्स इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। सबसे पहला क्या है प्रोसेस, क्या करना है? एग्जामिनिंग करना है, क्लीनिंग करना है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डेटा टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। मतलब हमें डेटा के ऊपर इस तरीके से मॉडलिंग करनी है, इस तरीके से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। कौन सा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है? जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो। टू एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल डेटा, दैट मीन्स, एंड ड्रॉ कंक्लूजन, और एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है, एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग, ताकि हम अपनी कंपनी के लिए डिसीजन ले सकें। तो ध्यान से समझिएगा। तो डेटा एनालिटिक्स आपका डेटा को क्लीन करना, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, वही डेटा एक्सट्रैक्ट करना जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। तो डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ डेटा एनालिसिस? तो डेटा एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं? पहला है डेस्क्रिप्टिव, दूसरा है आपका डायग्नोस्टिक, तीसरा है आपका प्रिडिक्टिव, एंड फोर्थ है आपका पर्सपेक्टिव एनालिसिस। आगे मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगा कि डेस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीजें आएंगी, डायग्नोस्टिक में क्या क्या चीजें आएंगी, प्रिडिक्टिव में क्या है। अभी आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। तो एनालिसिस हम 4 तरीके से करते हैं, मेनली जो इसमें होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ज्यादातर ये क्वेश्चन मैंने कई इंटरव्यू में देखने के लिए मुझे मिला है कि सबसे पहले आप जिस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, वो डेटा आपका कितने तरह का हो सकता है। पहला है क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा इज नॉन न्यूमेरिकल सच एज टेक्स्ट और इमेजेस। जो एक ऐसा डेटा है जो कि टेक्स्ट और इमेजेस में है, उसको हम क्वालिटेटिव कह रहे हैं। एंड क्वांटिटेटिव डेटा इज न्यूमेरिकल सच एज मेजरमेंट और काउंट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, कोई अर्थमेटिक वर्क जिस डेटा पे हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव डेटा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, व्हाट इज डेटा क्लींसिंग? डेटा क्लींसिंग क्या है? तो डेटा क्लींसिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग एरर। तो डेटा को आइडेंटिफाई करना और उसकी एरर्स को रिमूव करना, देन इनकंसिस्टेंसी एंड इनएक्यूरेसीज इन डेटा। तो डेटा के अंदर क्लीनिंग का, कई बार बच्चे क्या समझते हैं डेटा को क्लीन करने हैं, जो डेटा के अंदर नल वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट्स वैल्यूज हैं, तो जो डेटा हमारा प्रॉपर नहीं है, इनकंसिस्टेंस है, उस डेटा को ठीक करना ही आपका डेटा क्लींसिंग होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आज की सुपर फास्ट वीडियो में आपको वो बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, और हर एक टॉपिक से मैंने कोशिश की है कि वो क्वेश्चंस आपके सामने निकाल कर लाए जाएं। तो 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आउटलायर? ये एक
स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है कि आउटलायर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले होता क्या है कि बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, देन फिर उसके लेवल्स को आगे टाइम टू टाइम इंप्रूव करते चलते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होगा सडनली कि हमसे कोई एकदम हाई फाई क्वेश्चन पूछा जाएगा। द इंटरव्यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सम बिगिनिंग क्वेश्चन। सर व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? व्हाट इज डेटा क्लींसिंग? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा आर? तो यहीं पर हम अगर रह जाते हैं तो अगला क्वेश्चन तो हमारे लिए काफी चैलेंजिंग बन जाता है। नाउ, so an outlier is a data point that significantly differs from the rest of the data points in the data set। जो हमारे डेटा सेट्स में काफी दूर तक डिफर कर रहा है, जो उस डेटा सेट से मिलता जुलता नहीं है, वो हमारे डेटा सेट्स में क्या होता है? आउटलायर होता है। द डेटा पॉइंट्स या द डेटा इज डिफर फ्रॉम माय डेटा सेट, दैट इज कॉल्ड एज अ आउटलायर। Now, explain the difference between SQL and NoSQL databases। SQL और NoSQL में क्या डिफरेंस है? SQL databases are relational, uses structure query language and have a predefined schema। मतलब SQL में क्या होता है, जो भी हम टेबल्स बनाते हैं उसका एक स्कीमा हम डिजाइन कर देते हैं कि इस टेबल में इतने कॉलम हैं और उन कॉलम का ये टाइप है, उसी टाइप्स के अकॉर्डिंग हम डेटा को उसमें स्टोर करा सकते हैं। जबकि व्हाइल नो एसक्यूएल डेटाबेसेस आर नॉन रिलेशनल, तो एसक्यूएल रिलेशनल होता है, दैट मीन्स यहां पर हम डेटा को लिंक कर सकते हैं। यहां पर नॉन रिलेशनल होता है, यूजेस वेरियस क्वेरी लैंग्वेज एंड हैव अ डायनामिक स्कीमा। तो यहाँ का स्कीमा क्या होता है? डायनामिक होता है। जबकि एसक्यूएल का स्कीमा जो होता है वो हमारा प्रीडिफाइंड होता है, पहले से जो डिसाइडेड है उसी स्ट्रक्चर्स में हमें वैल्यूज इनपुट करनी होती है। जबकि जो हमारा नो एसक्यूएल होता है काफी फ्लेक्सिबल होता है, और नो एसक्यूएल के काफी सारे, दरअसल कुछ बच्चे होते हैं कि डायरेक्टली माई एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर कहना शुरू कर देते हैं। द माई एसक्यूएल एंड द एसक्यूएल सर्वर is a software that is the example of the SQL। MongoDB, Cassandra, that is a NoSQL based software, that is an example of the NoSQL database। But if we are saying that like the MongoDB is a part or is a like a software which is related to the NoSQL database। Now question number 7, what is ETL? ETL क्या है? So ETL ये काफी पूछा जाता है डेटा एनालिसिस में, ETL प्रोसेस समझाइए। So ETL स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, डेटा को पहले तो एक्सट्रैक्ट करो, देन उसको फिर ट्रांसफॉर्म करो, देन एंड लोड। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड is a process for retrieving data from various sources, transforming it। तो हम क्या करते हैं, डेटा को अलग अलग सोर्सेस से रिट्राइव करते हैं into a usable format and loading into our databases या डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस। तो हम डेटा को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से लोड कर रहे हैं और उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और एक यूजेबल फॉर्मेट में उसको डेटा के अंदर हम लोड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ यूजेबल फॉर्मेट एंड लोडिंग इनटू अ डेटाबेस और वेयरहाउस। तो डेटाबेस में डायरेक्टली डेटा नहीं जाएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, हाँ डेटा हमें ये चाहिए, देन उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे उसी फॉर्मेट में, देन वो हमारा डेटा लोड होगा। तो प्रोसेस ऑफ रिट्राइविंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्स, पहले तो जगह जगह से डेटा उठा लो। फिर आपने कहा सर हमने जगह जगह से डेटा उठा लिया, बट वो हमारे उस डेटाबेस के स्कीमा के अकॉर्डिंग नहीं है। अब हमें उस डेटाबेस के स्कीमा के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करना है उसी फॉर्मेट में। जैसे आपने कहा सर रोल नंबर अगर इंटीजर है तो इंटीजर, एम्प्लॉय का नेम अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर में ही उसको ट्रांसफॉर्म करना है उसी फॉर्मेट में, देन इट विल लोड टू द डेटाबेस। दैट इज अ एक्चुअल वर्किंग ऑफ ETL प्रोसेस। नाउ व्हाट इज अ प्राइमरी की इन अ डेटाबेस? डेटाबेस से रिलेटेड वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो में वो मेन क्वेश्चन पिकअप किए हैं जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं इंटरव्यू में। नाउ
व्हाट इज द प्राइमरी की इन डेटाबेस? प्राइमरी की क्या है हमारे डेटाबेस में? अ प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। तो हमारे टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड मतलब पर्टिकुलर एक रो वाइज जो रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव टू यूज द प्राइमरी की। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फॉरेन की इन अ डेटाबेस? फॉरेन की क्या होती है? अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन अ टेबल। टेबल के अंदर एक ऐसा फील्ड होता है दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की, जो कि प्राइमरी की को रेफर करता है, ऑफ अनदर टेबल, जो कि दूसरे टेबल्स का होता है। प्राइमरी की ध्यान रखना, प्राइमरी की जो रेफर करेगा वो सेम टेबल का नहीं होगा, वो दूसरे टेबल का होगा। देन establishing a relationship between the two table। तो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का जो काम होता है वो हमारी फॉरेन की करती है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एसक्यूएल दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, explain the difference between inner join and outer join in SQL। एसक्यूएल में इनर जॉइन और आउटर जॉइन के बीच में क्या डिफरेंस है, समझाइए। इनर जॉइन रिटर्न रिकॉर्ड विद मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल। इनर जॉइन जो होगा वो वही रिकॉर्ड आपको शो करेगा जो दोनों टेबल में मैच होगा, while outer join return record from one table and the matching record from the other table, filling is null value for non matching रिकॉर्ड। तो जो रिकॉर्ड मैच हो जाएंगे उन रिकॉर्ड में तो ये आपको वैल्यू शो करेगा, और जिन रिकॉर्ड में आपकी वैल्यू मैच नहीं होगी उन रिकॉर्ड में ये नल वैल्यू शो करेगा। नाउ द एग्जांपल ऑफ आउटर जॉइन इज लेफ्ट आउटर जॉइन एंड द राइट आउटर जॉइन, सो इट्स अ डिफरेंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ हिस्टोग्राम? जैसे हम चार्ट्स बनाते हैं, एक्सेल में है, पावर बीआई में, टैबलू में है, तो अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए या विजुअलाइज करने के लिए वी हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स। सो नाउ अ हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर डेटा सेट। तो हमारे डेटा सेट का जो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। नाउ शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स इन अ स्पेसिफाइड इंटरवल। तो डेटा देखो, रीजन क्या है, जो डेटा हमारे पास आता है उसको एक इंटरवल टाइम के अकॉर्डिंग विजुअलाइज करने का काम हमारा हिस्टोग्राम चार्ट करता है, और ये हर जगह अवेलेबल है। पाइथन, आर प्रोग्रामिंग, चाहे आपका वो पावर बीआई हो, चाहे वो टैबलू हो, चाहे वो आपका एक्सेल हो। तो दिस काइंड ऑफ चार्ट इज अवेलेबल एवरीवेयर टू विजुअलाइज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा इनटू स्पेसिफाइड इंटरवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों आज की वीडियो सुपर फास्ट रहेगी और बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे जो हमने पढ़े तो होते हैं लेकिन उस तरीके से उस पर ध्यान नहीं जाता जो कि एक इंटरव्यू टेकर या इंटरव्यू लेने वाला उसको हमसे पूछना चाहता है। नाउ व्हाट इज अ बॉक्स प्लॉट? अ बॉक्स प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the distribution of our data set. Obviously it is also the part for the also the part of the chart and used for the data visualization, but showing the median, quartile and possible outlier। तो ये जो बॉक्स प्लॉट होता है मीडियन वैल्यू, मिनिमम मैक्सिमम, या क्वार्टाइल, क्वार्टरली 25-50% देन 75% डेटा को विजुअलाइज करने का काम करता है, एंड इट इज जस्ट लाइक पार्ट ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। नाउ व्हाट इज अ लीनियर रिग्रेशन? लीनियर रिग्रेशन क्या है? ज्यादातर इसका इस्तेमाल हम पाइथन या आर प्रोग्रामिंग में करते हैं डेटा के रिगार्डिंग। नाउ लीनियर रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेथड। लीनियर रिग्रेशन क्या है? स्टैटिकल मेथड है यूज टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो दो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में, डेटा के बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है,
उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए हम लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इट इज पार्ट ऑफ द स्टैटिकल मेथड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, explain the difference between r squared and adjusted r squared, so it is also the part of the statistics। और जब मैं बात करूं डेटा एनालिटिक्स की या डेटा एनालिस्ट, तो आपको स्टैट को उसमें करना ही होगा। नाउ आर स्क्वायर्ड मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन, तो आर क्या कर रहा है, जो आर स्क्वायर्ड है वो मेजर कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंस, कितना, किसके बीच में, इन द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कितना वेरिएशन है, उसको जो दिखाता है वो आर स्क्वायर मेजर, उसको हम बोलते हैं। नाउ व्हाइल एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड एडजस्ट फॉर द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द मॉडल, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को एडजस्ट करना ही हमारा आर स्क्वायर एडजस्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में। जब हम रिग्रेशन एनालिसिस निकालते हैं और वहां पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे होते हैं, मीन होता है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को मेजर करने के लिए हम इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट इज अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल। तो जो ये क्या एक क्लासिफिकेशन मॉडल है जो क्या कर रहा है, इवैल्यूएट करता है हमारी परफॉर्मेंस को कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है टेबल में। देन शोइंग द ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम स्क्यूनेस की बात करते हैं, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, तो ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, देन फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव। तो डेटा कितना हमारा ट्रू नेगेटिव, कितना हमारा ट्रू पॉजिटिव आ रहा है, उस चीज को इवैल्यूएट करने के लिए हम यहां पर जो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स मतलब परफॉर्मेंस को इवैल्यूएशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्लासिफिकेशन मॉडल। नाउ व्हाट इज के मीन क्लस्टरिंग? ज्यादातर हम पाइथन में या आर प्रोग्रामिंग में के मीन्स एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। देन के मीन्स क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो के मीन्स एंड के नियर बाय, ये दो एल्गोरिदम्स होती हैं, एक सुपरवाइज लर्निंग को बिलोंग करती है और एक अनसुपरवाइज लर्निंग को बिलोंग करती है। तो मैं बात कर रहा हूं के मीन्स क्लस्टरिंग। जब भी मैं क्लस्टरिंग की बात करूं तो आप समझ जाना कि जो डेटा सिमिलर होता है उसका हम एक अलग क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है। तो अभी जो हम रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ रहे थे, रिग्रेशन एनालिसिस में हम लोगों ने जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हमने डिफाइन किया था। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ज्यादातर क्या होता है, जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसको हिंदी में इसीलिए बना रहा हूं कि अगर मैं इसको प्रॉपर इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगा तो जो चैलेंजेस बच्चों के सामने आते हैं कि एक तो वैसे ही ये चीजें टफ होती हैं, टेक्निकली हैं, और उसको और थोड़ा सा इंग्लिश में एलैबोरेट किया है। सो स्टूडेंट हैव टू फेस सेवरल काइंड ऑफ द डिफिकल्टीज इन दिस वीडियो। सो आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल बेटर है, so if you are comfortable with your communication skill and the English, so definitely you can explain as per your knowledge. Now तो मैं बात कर रहा हूं K means clustering की is an unsupervised machine learning का एग्जांपल है। algorithm used to partition data into K cluster based on their similarity, जो मैं पहले बताया। तो डेटा की सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग जो डेटा ज्यादा नियर बाय, ज्यादा सिमिलर होता है, उसको ये क्लस्टर बना देता है। इसका ये जो एग्जांपल है ये आपका अनसुपरवाइज लर्निंग का एग्जांपल है। व्हाट इज क्रॉस वैलिडेशन? जब भी हम डेटा एनालिस्ट एक अच्छी कंपनी, एक टॉप एमएनसी कंपनी के लिए इंटरव्यू देते हैं तो वहां पर हमें इस तरह के क्वेश्चनों का सामना करना पड़ता है। नाउ क्रॉस वैलिडेशन इज अ टेक्निक used to evaluate the performance
of a model by splitting the data set into training and testing set multiple time and calculating the average performance। तो ये जो क्रॉस वैलिडेशन होता है, ये हमारे एक कंप्लीट डेटा की परफॉर्मेंस को निकालने में काम आता है। लेकिन ये परफॉर्मेंस को किस तरीके से फाइंड आउट करता है? तो जैसे कि मैं बात करूं अगर पाइथन में, तो पाइथन में ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा का काफी रोल होता है कि डेटा को पहले हम स्प्लिट करते हैं और फिर उसकी परफॉर्मेंस को हम मेजर करते रहते हैं। ठीक है, सो इस तरह का जो काम होता है उसको टेक्निकली हम क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ओवरफिटिंग? ओवरफिटिंग क्या है? ओवरफिटिंग अकर व्हेन अ मॉडल इज टू कॉम्प्लेक्स एंड परफॉर्म वेल। जब हमारा मॉडल काफी, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा है, ओवरफिटिंग बहुत ही बड़ा मॉडल है, मतलब जो आपने क्लस्टर बनाया है, जो सिमिलरिटी का है, उसमें बहुत ही ज्यादा वैल्यूज हैं एंड परफॉर्म वेल, लेकिन वो ठीक काम कर रहा है, लेकिन ओवरफिटिंग है, लेकिन चांसेस उसके ज्यादा सही नहीं है कि ये आगे चल के किस तरीके से, क्या यही इसकी परफॉर्मेंस वेल रहेगी या नहीं। तो डेटा जब हमारा एक पर्टिकुलर जो हम मॉडल का एक साइज ऑक्यूपाई कर रहे हैं उससे ज्यादा हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं ओवर फिटिंग। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज अ डिसीजन ट्री? डिसीजन ट्री क्या है? अ डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। ज्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे पहले प्रोग्रामिंग करते हैं स्टार्टिंग, तो पहले बच्चों को फ्लो चार्ट पढ़ाया जाता है, सब कुछ डायग्राम से समझाया जाता है, फिर उसको टेक्निकली प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है। उसी तरीके से है। अ डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर्ड यूज इन डिसीजन मेकिंग एंड मशीन लर्निंग वेयर ईच इंटरनल नोड रिप्रेजेंट अ फीचर। तो एक जो हमने ट्री फॉर्मेट का, फॉर एग्जांपल अगर एक क्लस्टर बनाया है या क्लासिफिकेशन किया है, हर एक नोड वहां पर एक डिसीजन तय करती है। अ फीचर ईच ब्रांच रिप्रेजेंट अ डिसीजन रूल एंड ईच लीफ नोड रिप्रेजेंट अ आउटकम। तो हर एक, देख अगर बात की जाए ट्री क्लासिफिकेशन की, तो वहां पर हर एक इंटरनल नोड होगी और उसकी एक लीफ नोड होगी। तो कहीं ना कहीं हर इंटरनल नोड पर हमको एक डिसीजन यहां पर लेना है, देन इट विल आउटकम इन द लीफ नोड। और लीफ नोड क्या होता है? उसका आउटकम होता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग? सुपरवाइज लर्निंग यूजेस लेबल। तो सुपरवाइज लर्निंग मतलब यूजेस लेबल डेटा एंड नॉन आउटपुट। हमें पता होता है कि हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा के रिगार्डिंग ये आउटपुट आने वाली है, या आउटपुट हमारी नॉन होती है कि हाँ अगर हमने ये डेटा दिया है तो आउटपुट इससे रेलिवेंट ही होगी। जबकि while unsupervised learning uses unlabeled data and discover pattern of structure in the data। मशीन के पास कोई डेटा नहीं है, अनलेबल डेटा है, मशीन क्या कर रही है? एक पैटर्न फॉलो कर रही है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग वो अपना डेटा जनरेट करती है और स्ट्रक्चर इन द डेटा, उसका डेटा बनाती है। तो दैट इज कॉल्ड एज अ अनसुपरवाइज लर्निंग। बच्चों क्वेश्चन तो थोड़े हैं टेक्निकली, लेकिन ये आपको करने ही होंगे, इससे बचने का रास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम एक अच्छी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाने की सोचते हैं तो हार्डवर्किंग भी हमें बिल्कुल वैसी ही करनी होती है। नाउ एक्सप्लेन प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए। ये एल्गोरिदम भी काफी ज्यादा पूछी जाती है जब भी कोई एआई एमएल से रिलेटेड कोई बात होती है। नाउ पीसीए इज अ डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। क्या करता है? डायमेंशन को रिड्यूस करता है, दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। जिस तरीके से हम पाइथन में पांडास का यूज करते थे और वहां पर हमारे पास पाइवोट होता है, तो पाइवोट्स का काम था डेटा को रिशेप करना या हमारे डेटा को हमारे हिसाब से रिप्रेजेंट करना। तो सेम यहां पर पीसीए क्या कर रहा है? जो डायमेंशनैलिटी है, रिडक्शन टेक्निक दैट ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू अ न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके डेटा को ट्रांसफर करता है। नाउ रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशंस व्हाइल रिटेनिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। और हमारी डायमेंशंस को काफी हद तक ये रिमूव कर देता है।
जिससे हमारी इंफॉर्मेशन को समझना और उसको अंडरस्टूड करना काफी आसान हो जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे कोऑर्डिनेट्स को एक तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन करता है? हमारा पीसीए करता है, और ये कुछ कम करने का काम भी करता है, तो हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में काफी मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में क्या है? व्हाट इज द टाइम सीरीज एनालिसिस? टाइम सीरीज एनालिसिस क्या है? टाइम सीरीज एनालिसिस is a statistical technique for analyzing and forecasting data points collected over time। तो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको फोरकास्ट करने का काम, या टाइमली डेटा को विजुलाइज करने का काम हमारा ये करता है। सच एज स्टॉक प्राइसेस और वेदर डेटा, जैसे कि स्टॉक का प्राइस है, फ्लक्चुएट करेगा, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करेगा, स्टॉक प्राइस का डेटा प्लस वेदर का डेटा भी हमारा टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करता रहता है। दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम सीरीज एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट, जितनी मेहनत से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं उतनी मेहनत से आपको ये चीज सुननी है और अपने अपने नॉलेज में इन सभी चीजों को ऐड करना है, तभी आप एक सही पोजीशन पे पहुंचने के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, दैट इज अ फेमस प्रोवर्ब। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार चार्ट एंड अ पाई चार्ट? बार चार्ट में और पाई चार्ट में क्या डिफरेंस? कई बार तो ये एक बेसिक क्वेश्चन होता है, इसी में हम काफी कंफ्यूजन हो जाता है। सर चार्ट तो हमने लगाए हैं लेकिन हमें उसका यूज नहीं पता, कौन सा चार्ट कहां पर इस्तेमाल होता है। A bar chart represent data using rectangular bar, then showing relationship between categories। तो जो कैटेगरीज ऑफ डेटा होता है उसके बीच में रिलेशनशिप शो करने का काम हमारा ये कहते हैं। ज्यादातर इसमें ये भी बोल देते हैं कि कंपैरिजन करने के लिए नंबर ऑफ कैटेगरीज में इसका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर बात आती है एंड वैल्यूज। अ पाई चार्ट रिप्रेजेंट डेटा एज स्लाइस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल में डेटा को स्लाइसिंग करने का काम हमारा जो होता है वो पाई चार्ट करता है। देन शोइंग द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच कैटेगरी। तो क्या करता है, एक कैटेगरी में, केवल एक कैटेगरी में हमारे डेटा का क्या प्रोपोर्शन है उसको दिखाने का काम हमारा पाई चार्ट करता है। नाउ व्हाट इज अ पाइवोट टेबल? ये आपका एक एक्सेल का क्वेश्चन भी है, अलग अलग लेवल से है, कहीं पर भी आ सकता है। A pivot table is a data summarization tool that allow user to recognize। तो डेटा को समराइज करने का एक टूल है आपका पाइवोट, जिसमें हम फिल्टर, एग्रीगेट डेटा और अपने स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट पे भी लगा सकते हैं, डेटाबेस एसक्यूएल में भी पाइवोट का ऑप्शन होता है और प्लस पाइथन में भी पाइवोट का ऑप्शन पांडा में होता है। सो डेटा को समराइज करने का काम ही हमारा पाइवोट टेबल करता है। देन व्हाट इज डेटा नॉर्मलाइजेशन? ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन है। डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या है? Whenever your interview start, the first question will ask you what is data and what is the data normalization। So data normalization is a process of scaling and transforming data to eliminate redundancy and improve consistency। तो हमारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना, क्या करना? रिडंडेंसी को रिमूव करना, इंप्रूव कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करना, मेकिंग इट इजियर टू कंपेयर एनालाइज, जिसको कंपेयर करना, एनालाइज करना। तो डेटा की इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करना ही हमारा नॉर्मलाइजेशन है। इसमें फर्स्ट एनफ, सेकंड एनफ, थर्ड एनफ और बीसी एनफ, ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि डेटा नॉर्मलाइजेशन के पार्ट हैं। तो डेटा को डुप्लीकेसी रिमूव करना, रिडंडेंसी रिमूव करना, उन सभी चीजों के लिए हम नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग क्या है? A data warehousing is a large centralized repository of the data। तो हमारे डेटा का एक सेंटर पॉइंट, हब होता है डेटा वेयरहाउस, यूज फॉर रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। डेटा को रिपोर्ट करना, डेटा को एनालाइज करने का ये काम करता है। कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग इट फॉर efficient querying and reporting।
तो डेटा को कंबाइन करना अलग अलग सोर्स से और एक जगह इकट्ठा करना ही डेटा वेयरहाउसिंग होता है। कई बार हम क्या करते हैं, एसक्यूएल को, एसक्यूएल इज द लाइक अ डेटाबेस हैंडलिंग सॉफ्टवेयर, बट if I'm asking about what is data warehouse is a large centralized repository of the data, जहां सबसे ज्यादा डेटा इकट्ठा हो रहा है, जैसे कहते थे ना गोडाउन हो रहा है, ये उसका काम करता है। What is the role of data analyst in our company? डेटा एनालिस्ट का क्या रोल है? कुछ ऐसे जनरल क्वेश्चंस होंगे जो आपसे पूछे जाएंगे और आप कहोगे कि इसको कैसे मैं सडनली रिप्लाई करूं। A data analyst collect, process and analyze data। तो डेटा को कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, फिर उसको एनालाइज करना डेटा को, टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मेक इन्फॉर्म डिसीजन, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन उस डेटा से कुछ डिसीजन ले सके। एंड आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड इंप्रूव इफिशिएंसी, जिससे उसका जो ट्रेंड है या जो उसकी इफिशिएंसी है वो काफी इंप्रूव हो सके। नाउ हाउ डू यू हैंडल मिसिंग डेटा इन डेटा सेट? आप अपने डेटा सेट में मिसिंग डेटा किस तरीके से हैंडल कर सकते हो? मिसिंग डेटा कैन बी हैंडल बाय इनपुटिंग वैल्यूज, जैसे कि मीन निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना, डिलीट रो विद मिसिंग वैल्यू, जिनमें मिसिंग वैल्यू उनको डिलीट करना, यूजिंग मॉडल दैट कैन हैंडल मिसिंग डेटा, कुछ ऐसे मॉडल यूज करना जिससे हम डेटा मिसिंग वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। अलग अलग लेवल पे मिसिंग वैल्यूज को रिमूव करने के तरीके अलग हैं, एक्सेल में अलग है, बीआई टूल्स में अलग हैं, या डेटाबेस एसक्यूएल में अलग होते हैं, और पाइथन में पांडास वगैरह में फिलना या ड्रॉपना के कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी मिसिंग डेटा को यहां पर हैंडल कर सकते हैं। नाउ हाउ डू यू डील विद आउटलायर इन अ डेटा सेट? जब आपके डेटा में आपको लग रहा है कि आउटलायर है, तो आप उससे किस तरीके से डील करते हो? आउटलायर कैन बी डील्ड विद बाय डिलीटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग। पहले तो हम भाई डिलीट कर सकते हैं, भाई जो डेटा हमारा इसमें एक डेटा सेट से सिमिलर नहीं उसको डिलीट कर दो। सेकंड, या उसको बदल दो, ट्रांसफॉर्मिंग कर दो, और या फिर रिप्लेसिंग देम, और बाय यूजिंग मॉडल दैट आर लेस सेंसिटिव टू द आउटलायर, जो आपके लिए काफी सेंसिटिव नहीं है उसको डेटा से हटा देना। तो आप आउटलायर के साथ, और ये मैंने अभी बॉक्स प्लॉट में भी आपके सामने डिस्कस किया था। नाउ डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू यूज डेटा एनालिसिस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। आप डेटा एनालिसिस किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, इसको जरा डिस्क्राइब करें। आंसर दिस बेस, जिस मेहनत से मैं आपको ये वीडियो बनाई है मैंने और समझा रहा हूं, उसी मेहनत से आपको ये पढ़नी भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग चीजों को ग्रैप्स करते रहते हैं, बट आवर प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वेरी वीक। सो whenever you face the interview, then your hesitation level is very high. The reason is that you are just like gaining, but you are not expressing your knowledge related to your subject. So that is a very challenging task. Everyone want to become the data analyst or the data scientist. So the answer this, because this job is also the like if someone want to communicate with the client and you are not able to communicate with the like any like the UK client, US client, and any like those clients are very well educated and very proficient with any kind of the programming skills and any kind of the like communication skill related to the English, then you face some more challenges. The answer this based on your personal experience, detailing प्रॉब्लम एंड योर अप्रोच एंड टू आउटकम। तो इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपने डेटा में प्रॉब्लम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसका एक क्वेश्चन आपको तैयार रखना है। नाउ हाउ डू यू एंश्योर डेटा क्वालिटी एंड एक्यूरेसी इन योर एनालिसिस? आप कैसे एश्योर कर पाओगे कि जो एनालिसिस आपने किया है, जो ETL प्रोसेस आपने किया है, या जो भी आपने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, वो डेटा की एक्यूरेसी ठीक है। So ensuring data quality and accuracy involve data cleansing। सबसे पहले मैं डेटा की एक्यूरेसी जानने के लिए डेटा को क्लीन करूंगा, then validation, then normalization and cross referencing and other sources, as well as using appropriate analytical method and
टूल, फिर मैं उस पे कोई एनालिटिकल मेथड या टूल्स को अप्लाई करूंगा जो मेरे डेटा की एक्यूरेसी में मेरी हेल्प करेगा। नाउ, हाउ डू यू हैंडल लार्ज डेटा सेट, कि आप लार्ज डेटा सेट को किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। सो हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट इन्वॉल्विंग यूजिंग इफिशिएंट डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग टेक्निक, जैसे कि फॉर एग्जांपल सच एज एसक्यूएल डेटा बेसिस, parallel computing or cloud-based solution and optimizing code and algorithm for performance। पहले तो मैं एक बड़े डेटा सेट्स के लिए या तो मेरी कंपनी के पास कोई क्लाउड होगा, वहां से मेरा डायरेक्टली कोई एसक्यूएल कनेक्ट होगा लार्ज डेटाबेस को, या पैरेलल कंप्यूटर के माध्यम से मैं उस प्रोसेस क्वेरी को ऑप्टिमाइज करूंगा और उसको फर्दर उस डेटा को हैंडल करूंगा। नाउ, what is your experience with data visualization tool such as Tableau, Power BI और Excel? आपका इन तीनों के रिगार्डिंग क्या आपकी राय है या आपका कैसा एक्सपीरियंस है? तो जो इनको ठीक से पढ़ता है डेफिनेटली वो इनके बीच में डिफरेंस को बता सकता है। खाली थ्योरेटिकल याद करने से काम नहीं चलेगा। आंसर दिस बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। आप ये कह सकते हो कि सर, जिस तरीके से हमने एक्सेल पढ़ा, एक्सेल में हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए एक जो टूल है वो केवल हमारे पास पाइवोट्स है, जबकि पावर बीआई या टैबलू में हम कहीं से भी किसी भी लेवल का कितनी भी बड़ी क्वांटिटी में डेटा को हम लोड कर सकते हैं और डेटा को बड़े अच्छे अच्छे चार्ट्स के थ्रू विजुअलाइज कर सकते हैं और काफी सारे और अच्छे बेनिफिट्स हमें इसमें नजर आते हैं। नाउ, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड एंड डेवलपमेंट इन डेटा एनालिस्ट? आप डेटा एनालिस्ट में जो नए नए ट्रेंड्स आते रहते हैं उससे किस तरीके से अपडेटेड रहते हो? मेंशन रिसोर्सेज सच एज ब्लॉग्स, पॉडकास्ट, ऑनलाइन कोर्सेज, कॉन्फ्रेंसेज, इंडस्ट्री पब्लिकेशंस दैट यू यूज टू स्टे इन्फॉर्म एंड अप टू डेट। तो ज्यादातर मैं इन सभी चीजों से अपडेटेड रहता हूं। नाउ, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज आर और पाइथन यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, कि आप पाइथन और आर प्रोग्रामिंग के बारे में बताइए, जो आपने पढ़ा दोनों में क्या आपका एक्सपीरियंस रहा। तो आप दोनों को कह सकते हैं कि आर प्रोग्रामिंग लाइक इज बेस्ट फॉर द स्टैटिकल एनालिसिस बिकॉज thousands of libraries are available for the statistical analysis, and the Python is much better as compared to R in the field of AI ML and the machine learning concepts. Now, how do you handle data privacy and security concern in your analysis? आप अपने एनालिसिस में डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को किस तरीके से कंसर्न करते हो? By following data protection regulation, anonymizing sensitive data using secure data and store and transform method, and implementing access control encryption with when necessary। तो ज्यादातर जो भी डेटा मेरा होता है हम डेटा को एनक्रिप्ट वे में ही रखते हैं ताकि जब हमारे डेटा को कोई भी एक्सेस करे तो उसको एक एनक्रिप्टेड डेटा ही मिले। जैसे लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ द एसक्यूएल डेटा विल बी स्टोर्ड इन एनक्रिप्टेड फॉर्मेट into the .mdf file and the several other file like the .ndf। Now, how do you prioritize tasks when working on multiple data analysis project? तो आप डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हो तो कैसे अपने काम को प्रायोरिटी देते हो? बाई सेटिंग। इन सब चीजों से होता क्या है कि आपका है ना वो पूरा ब्रेन रीड कर लेता है कि भाई ये काम कैसे कर रहा है। सर एक्चुअली आई हैव लर्न द ग्रुप बाय जॉइन। सर भाई मुझे पता है तुमने ये सब चीजें करे हैं बट आई वांट टू आस्क यू योर मेंटालिटी, like if you want to work that kind of the particular work, or if you busy in our projects, so what's your working strategy? So by setting clear goal, accessing deadlining and project importance, and allocating resources efficiency, so firstly I will identify the importance और कहां पर मेरी सबसे ज्यादा इफिशिएंसी फास्ट रहेगी, एंड यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल or technique to stay organized. How do you handle disagreements or conflicts within
आर टीम, आपकी टीम के साथ अगर आपका डिसएग्रीमेंट है, क्योंकि होता है कुछ कुछ लोग जिसमें कि सर आपको वो ठीक नहीं लग रहे या आपका जो है उनके साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? बाय ओपनली डिस्कसिंग द इश्यू, हम ओपनली अपने इश्यूज को डिस्कस करते हैं, देन एक्टिवली लिसनिंग टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड एंड वर्किंग कोलैबोरेटिवली टू रीच अ रेजोल्यूशन। तो हम आपस में मिलजुल कर उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, देन एक प्रॉपर सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं। नाउ डिस्क्राइब अ सिचुएशन वेयर यू हैड टू प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस रिजल्ट टू अ नॉन टेक्निकल ऑडियंस। आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनाया गया है और आपको शायद एक क्लाइंट से भी टॉक करनी है जो कि नॉन टेक्निकल है, तो आप किस तरीके से अपने इस कॉम्प्लेक्सिटी को उसको समझाओगे? नाउ answer this based on your personal experience detailing how you simplified the information। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने चीजें पढ़ी हुई है, मैं किसी को पाइथन सपोज को नॉन टेक्निकल और पाइथन तो समझ नहीं सकता, कई बार ऐसा होता है कि नॉन टेक्निकल को चीजें समझ में भी नहीं आएगी, तो मुझको कुछ ऐसा सोचना होता है कि जो उसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जा सके। नाउ हाउ डू यू एंश्योर योर डेटा एनालिसिस इज अनबेस्ड? कैसे आपका डेटा एनालिसिस एंश्योर करता है कि अनबेस्ड है? बाय बीइंग अवेयर ऑफ पोटेंशियल बेसिस, यूजिंग डाइवर्स डेटा सोर्स, अप्लाइंग ऑब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल मेथड एंड क्रॉस वैलिडेटिंग रिजल्ट एंड अदर सोर्स ऑफ टेक्निक। ज्यादातर हम कहते हैं कि हाँ मेरा काम किया हुआ या मेरे काम में बहुत कम गलतियां होती हैं, उसका रीजन ये है मैं अपने काम की क्रॉस वैलिडेशन करता हूं। नाउ व्हाट मेट्रिक्स डू यू यूज टू इवेल्युएट द सक्सेस ऑफ डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट? तो आपका प्रोजेक्ट किस का आप एनालिसिस कैसे करते हो कि ताकि उसका सक्सेस रेट बढ़े? तो मैट्रिक्स में इंक्लूड एक्यूरेसी, प्रिसाइशन, रिकॉल, F1 स्कोर, R स्कोर। देखो F1 वही हो गया, R स्क्वायर वही है कि मेरा जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या डिफरेंस आ रहा है, और अदर रेलिवेंट परफॉर्मेंस मेजर डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट गोल एंड द ऑब्जेक्टिव। तो ये मेरे प्रोजेक्ट की सक्सेस रेट को बताता है। नाउ हाउ डू यू डिटरमाइन द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक फॉर गिवन प्रॉब्लम? आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे ज्यादा जो ज्यादा यूजफुल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रही डेटा में वो क्या रही? By understanding the problem context, the nature of the data, the desired outcome, and the assumption and limitation of the various technique। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई ना कोई आपको एक लिमिटेशंस को फाइंड आउट करके रखना ही है और उसका क्या सॉल्यूशंस होगा ये आपको ध्यान रखना। ध्यान रहे जिनका कैरियर डेटा एनालिस्ट डेटा साइंटिस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, कई बार देखना, ठीक है, क्योंकि रील देखने का टाइम अभी बहुत है। प्लस हाउ डू यू वैलिडेट द रिजल्ट ऑफ योर डेटा एनालिसिस? आप डेटा एनालिस्ट के रिजल्ट को या अगर योर डेटा एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो आप अपने रिजल्ट को कैसे वैलिडेट करते हो? ये क्वेश्चन तो लग रहे हैं ऐसे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं, हम टेक्निकली करते रहते हैं, लेकिन उसको काम को एक तरीके से कैसे पर्सपेक्टिव में हम उसको इलैबोरेट करें वो हमें नहीं आ पाता। Now, by using cross validation, hold out samples, then comparing results with non-benchmark and checking the consistency and the reasonableness in the findings। एक रीजनेबल टाइम में, एक रीजनेबल रिसोर्स में मैं एक अपने डेटा की कंसिस्टेंसी को चेक करता हूं और एक बेंचमार्क डिसाइड करता हूं, तो मेरा डेटा की ये मेरा काम करने का तरीका है, इस तरीके से मैं क्रॉस वैलिडेशन करता हूं। प्रॉपर टाइम पे अपने डेटा को किस लेवल पे मुझे चेक करना है। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद एपीआई टू कलेक्ट डेटा? कि आपका एक्सपीरियंस एपीआई जबकि आजकल काफी चल रहा है के साथ क्या है? कैसे आप डेटा को कलेक्ट करते हो? Answer the based of your personal experience, highlighting any project or task where you have used API to gather data and tool language। आप कोई भी एग्जांपल लेते हो, चाहे आप पावर बीआई में ले सकते हो या किसी और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ यूज कर सकते हो कि सर आई हैव फर्स्टली आई हैव जनरेट द एपीआई की, then I will like
use in my like existing tool like the Power BI or the Python, and then I will like when I get the approval, approve this to fetch the data from the API, then further process data cleaning process, and then I will visualize the data. How do you stay motivated when working on challenging data एनालिसिस प्रोजेक्ट? आप जब डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट में जो चैलेंजेस फेस करते हो तो आप मोटिवेटेड कैसे रहते हो? कहते हैं पढ़ाई में मोटिवेटेड कैसे हो आप? So mention personal strategies such as setting goal, focusing or incremental progress, seeking support from colleges or mentor, and staying curious and engaged with the subject matter. तो आपको मेंशन करना है आपकी पर्सनल स्ट्रेटेजी मेरी क्या है कि मैं हमेशा, क्योंकि मैं एजुकेशंस को लेके या नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर मैं काफ़ी चैलेंजिंग में फेस करता हूं और काफ़ी हमेशा रेडी रहता हूं, मोटिवेटेड रहता हूं नई टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट करने में और सीकिंग टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज इन माय रिलेटेड फील्ड या इन माय फील्ड. कैन यू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल? देखिए इस वीडियो में टेक्निकली तो बहुत सारी चीज बताते हैं सभी, ये एसक्यूएल में ये रहेगा, मैं भी बताता हूं, लेकिन वो सब चीजें तो ठीक है, वो होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपके आईक्यू लेवल को, आपकी सोच को या आपकी साइकोलॉजी को डिसाइड करता है या शो ऑफ करते हैं कि आपका काम करने का तरीका क्या है डेटा एनालिस्ट. The concept of data normalization and provide an example. Data normalization is the process of organizing and scaling data to improve consistency and comparability. An example might involve scaling the value of a feature to range 0 या फिर 1, making it easier to compare with other feature. तो डेटा नॉर्मलाइजेशन जैसे मैंने पहले बताया था कि डेटा नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, डेटा को एक कंसिस्टेंट फॉर्मेट में लाना या उसको डेटा को एक कंपैटिबिलिटी वे में लाना. तो डेटा की रिडंडेंसी को या डेटा की रिपीटिशन को रिमूव करना ही नॉर्मलाइजेशन होता है. हाउ वुड यू डील विद अ सिचुएशन वेयर योर एनालिसिस कॉन्ट्राडिक्ट द एक्सपेक्टेशन ऑफ योर मैनेजर और स्टेक होल्डर? अगर आप का जो मैनेजर है, जो स्टेक होल्डर है, उनके बीच में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो आपकी एक्सपेक्टेशन वहां पे क्या होगी? देन बाय क्लियरली कम्युनिकेटिंग द मेथोडोलॉजी, assumptions and limitations of the analysis, like providing evidence to support the finding and discussing possible reason for the discrepancy. Discrepancy क्या है, उसका रीजन क्या है? Firstly you have to identify this, then while remaining open to feedback the further investigation. आपको अपने स्टेक होल्डर से या अपने मैनेजर से फर्दर फीडबैक लेना है, देन उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना. नाउ व्हाट इज योर अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन फेस्ड विद द कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस चैलेंज? तो डिस्क्राइब योर प्रोसेस व्हिच मे इंक्लूड breaking down the problem, identifying relevant data and method, iterating through potential solution and seeking input the colleges and expert when needed. अगर कोई काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और आपसे वो फेस नहीं हो रही तो फर्स्टली उससे रेलिवेंट डेटा आप आइटरेट करते रहोगे, अपने पोटेंशियल उसमें लगाते रहोगे, फिर भी नहीं होते देन सीक द कॉलेजेस जो आपके नियर बाई हैं, जो कॉलेजेस हैं या कोई एक्सपर्ट है, देन आपको उससे एडवाइस लेना है. नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल टाइट डेडलाइन और हाई प्रेशर सिचुएशन इन आर डेटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट? अगर आपके पास काफी कम समय है और डेडलाइन आपको दे दी गई है तो इस प्रेशर को आपको किस तरीके से हैंडल करना है या किस तरीके से आप हैंडल करते हो? तो बाय प्रायोरिटाइजिंग टास्क, मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, मैं पहले प्रायोरिटी सेट करता हूं कौन सा काम मुझे सबसे पहले उसमें करना है. मेंटेनिंग क्लियर कम्युनिकेशन विद टीम मेंबर, अपने टीम मेंबर के साथ एक सही कम्युनिकेशन हम करते हैं. देन स्टेक होल्डर, देन स्टेइंग फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज एंड सीकिंग सपोर्ट व्हेन नेसेसरी. और अगर हमें लगता है कि ये काम एक प्रॉपर टाइम में देना है और नंबर ऑफ जो हमारे पास जो एम्प्लॉइज हैं वो कम पड़ रहे हैं तो हम सीकिंग सपोर्ट, कहीं बाहर से सपोर्ट लेने की भी कोशिश करते हैं. बट फर्स्टली वी ट्राई योरसेल्फ. नाउ
What is the most important skill and the quality you bring to our data analysis role? तो डेटा एनालिसिस रोल के लिए आपको कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी या स्किल लेकर आना है? तो आप कह सकते हो सर फर्स्टली the data analyst should be aware about the excels pivots and some lookup function, then should have a like a sound knowledge regarding to the sql server, like the normal group by ct joins and the like views trigger procedures etc, and also should be a sound knowledge like the Power BI, like the data modeling and the data visualization, measures, joins, etc. And also should be capable to understand the decision making problems, not just only to visualize the like any the data, but also should be capable to take a decision or to take like any decision behalf of the historical data. So it's all about my 50 questions. Actually, in this uh, presentation, the most of the questions are related to technically, and some most questions are related to your like your analytical knowledge. So the analytical knowledge and your thinking knowledge is a very important for the interview point of view. Like someone is like reading and just doing some coding and also like gaining, but when the interview started, so are not helpful to describe your knowledge in front of any person. So my this 50 question point of view, you should be aware like that kind of the strategy which is very important for the data analyst. I hope आपके लिए ये 50 क्वेश्चंस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आगे भी मैं इस तरह की काफी चीजें आपके लिए जो आपके कैरियर से रिलेटेड होंगी वो मैं लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं किस तरीके से आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। इसी तरीके से डेटा साइंटिस्ट से रिलेटेड कुछ नई चीजें, डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ नई चीजें मैं आपके लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।